सुप्रभात छात्र। आज हम कक्षा 10वीं के एक कहानी बूढ़ी काकी उसका अभ्यास करेंगे, जिसकी कहानी का है प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी के सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में और उनका मृत्यु सन 1936 में हुआ था। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लमही नामक जो गांव है उसमें हुआ है। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रेमचंद का मूल नाम है वह धनपत राय, और उन्होंने जब शिक्षा का प्रारंभ किया तो उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू का भी अध्ययन किया है। अध्ययन यानी कि पढ़ना। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। कि जब उन्होंने शिक्षा काल पूर्ण किया तो पहले वह स्कूल में रहे और उसके बाद शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में भी उन्होंने कार्यभार संभाला। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। जब हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था तो प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद वह स्वतंत्र लेखन के रूप में कार्य करने लगे। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। वे हिंदी के ही नहीं लेकिन समग्र जो भारतीय साहित्य है उसमें भी उनका नाम लिया जाता है। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ यानी कि जो अपने विचार है वह लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई सारे उपन्यास, कहानी और नाटक लिखे हैं। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बाल उपयोगी साहित्य की रचना भी की है। उन्होंने अन्य भाषाओं में से अनुवाद भी किया है, उसके साथ साथ निबंध और बालक के लिए यानी कि बच्चों के लिए भी उन्होंने साहित्य का निर्माण किया है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है। कि मानसरोवर नामक जो ग्रंथ है वह 8 भागों में विभाजित है और वह उनका श्रेष्ठ कहानी संग्रह है। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है। यह सब उनके उपन्यास है, जिसमें से गबन और गोदान वह उनका बहुत चर्चित उपन्यास है और मंगलसूत्र है वह उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह अपूर्ण रह गया है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। यह सब उनके नाटक संग्रह है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। यह सब उनके निबंध संकलन है। तो यह जो कहानी है बूढ़ी काकी, तो बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खिंचाए जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। तो बूढ़ी काकी कहानी में प्रेमचंद ने यह सीख दी है कि जो वृद्ध यानी कि जो बड़े लोग होते जब वह बड़े हो जाते तो उनके परिवार में उनकी उपेक्षा होती है, यानी कि उसकी अवहेलना होती है, उसका कोई मान मर्यादा नहीं होता है, फिर भी वह अपने जीवन में सदा हंसते रहते हैं। तो यह भावनाएं यहाँ कहानी में व्यक्त की गई है। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। तो अब हम कहानी देखेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई और चेष्टा थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई और दूसरा सहारा ही बुढ़ापा यानी कि वृद्धत्व बचपन का पुनरागमन है। क्योंकि जब बच्चे हम छोटे होते हैं तब भी हमारे में बहुत सारी इच्छा होती है, तब हमें कोई भी कि मुझे ऐसा धन चाहिए वैसा धन, कोई भी लालच नहीं होती है। तो वैसे बुढ़ापा भी बच्चों की तरह ही है। और बूढ़ी काकी अब बड़ी हो गई है तो उसमें
रसास्वाद यानी कि जीभ के स्वाद के अलावा उसका कोई इच्छा भी नहीं, उसे सिर्फ खाने की ही इच्छा है। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। बूढ़ी काकी में सिर्फ एक ही स्वाद बचा है, वह है जीभ का स्वाद। तो उसकी जो समस्त इंद्रियां हाथ और पैर है वह जवाब दे चुकी, वह अब अच्छी तरह से चल भी नहीं सकती और अपने हाथों से खाना भी नहीं बना सकती, इसलिए वह ज़मीन पर पड़ी रहती है। और अगर घर वाले कोई उसकी इच्छा से विरुद्ध कोई बात करे, प्रतिकूल यानी कि उसके विरोध की बात करे और भोजन का समय हो और उससे भोजन न मिले, और अगर बाजार से कोई खाने की चीज़ आती है और उसे न मिले तो वो रोने लगती थी। इसके अलावा उसके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं थी। उसका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। वह बच्चों की तरह गला फाड़ फाड़ कर रोती है। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। उनके पति है वह स्वर्ग सिधारे यानी कि मृत्यु हो गई है, और उनके जो बच्चे थे वह नन्हे थे तब ही वह चल बसे यानी कि मृत्यु की भेंट हो गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। अब बूढ़ी काकी का सिर्फ एक भतीजा ही था, उसके अलावा उसके कोई भी पारिवारिक सदस्य नहीं थे। उससे भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। यह एक भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति है वह लिख दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। भतीजे का नाम क्या था? तो बुद्धिराम था। अब बुद्धिराम के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। तो जब वह संपत्ति लिखती थी तब बूढ़ी काकी को उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि काकी तुम मेरे साथ ही रहना, मैं आपको जो भी चाहिए वह दूंगा, जो भी खाने की चीज़ है वह भी मैं ला दूंगा। लेकिन यह सब वादे ही सब्ज बाग की तरह थे, उसमें कुछ सच्चा नहीं था, सिर्फ ये सपने ही थे। सब्ज बाग यानी कि झूठे सपने। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। उस संपत्ति की जो वार्षिक आय यानी कि जो वार्षिक उनकी जो कीमत थी वह कम न थी कि बूढ़ी काकी अकेली ही रहती अपने परिवार के साथ तो वह आराम से खा पी सकती, लेकिन फिर भी वह बूढ़ी काकी अपने भतीजे के साथ रहती है तो भी उसे भर पेट खाना भी नहीं मिलता है। अपनी संपत्ति होने के बावजूद भी उसे भर पेट खाना नहीं मिलता है। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। लड़कों यानी कि हम जो युवक है वह अपने बड़ों के साथ कुछ तो विद्वेष करते हैं, यानी कि वैरभाव होता रहता है कि मेरे दादा दादी मुझे ऐसा करने नहीं देते, वैसा करने नहीं देते, क्योंकि हमारे बीच में जो समय का काल है ना, समय के बीच में जो बड़ी दूरी है उनके उसी वजह से हम एक दूसरे से विद्वेष करते हैं। तो ये माता पिता का यह जो बूढ़ी काकी के साथ जो व्यवहार करता था, जो उसका भतीजा जो बुद्धिराम, उसका यह रंग देखकर बूढ़ी काकी को उसके भतीजे के बेटे भी सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। कोई चुटकी काट कर चला जाता तो कोई उसके ऊपर पानी की कुल्ली करता है। जो हम मुंह में पानी रखकर फेंकते हैं ना, उसे कुल्ली कहते हैं। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए ही रोती है। ऐसा जब उसके बेटे करते हैं तो काकी बहुत गला फाड़ फाड़ कर रोती है, लेकिन सबको पता है कि काकी जब खाना नहीं मिलता तब ही रोती है, इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए उसकी जो संताप आर्तनाद जो उसकी दुख भरी चीख है, जो संताप यानी दुख है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। संताप यानी कि दुख और आर्तनाद यानी कि दुख भरी चीज। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। अगर
बुद्धिराम के परिवार में बूढ़ी काकी से कोई प्रेम करता है तो वह सिर्फ बुद्धिराम की एक बेटी जिसका नाम लाडली था वही सिर्फ बूढ़ी काकी को प्रेम करती है। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी कि लाडली उनके जो बड़े दो भाई है उसकी डर से वह अपनी जो मिठाई और चबेना यानी कि फरसान जो होता है वह बूढ़ी काकी के पास खाया करती थी, क्योंकि उसके भाई है वो उससे ले लेना इसलिए। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। लोलुपता यानी कि लोभ, क्योंकि खाने के लिए ही लाडली वहाँ जाती है और बूढ़ी काकी उसे सिर्फ जीभ का स्वाद ही आता है, उसे सिर्फ खाना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए लाडली को यह महंगा पड़ता था क्योंकि वह खाने के लिए जाती तो बूढ़ी काकी भी उसमें से अपना भाग लेती, इससे उसे वह कम मिलता। फिर भी वह अपनी भाइयों के जो अन्याय है उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। आरोपण यानी कि स्थापित करना, स्वार्थानुकूलता यानी कि स्वार्थ अनुकूल होना। तो लाडली अपने भाइयों की वजह से वहाँ जाती थी और बूढ़ी काकी लाडली खाना लाती थी इसलिए उसे अपने पास बैठने देती थी। तो यह दोनों की जो स्वार्थ है उसी कारण उनके बीच में एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध का आरोपण होता है। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। अब रात का समय है और बुद्धिराम के द्वार पर यानी कि घर पर शहनाई बज रही है और गांव के बच्चों है वह वहाँ समूह यानी कि झुंड यानी समूह बनाकर नेत्रों से गाने सुनते और रसास्वाद करते यानी कि आनंद लेते हैं। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, क्योंकि आज उसके घर इसलिए शहनाई बज रही है क्योंकि बुद्धिराम का जो बड़ा लड़का है जिसका नाम सुखराम है उनका आज तिलक है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। प्रबंध यानी कि तैयारी। बुद्धिराम के घर में स्त्रियां हैं जो गाँव वाली और आस पड़ोस की जो स्त्रियां हैं वह आई हुई है तिलक में, तो वह गाना गा रही थी और रूपा है वह मेहमानों के लिए खाने का प्रबंध कर रही थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे। भट्टियों यानी कि चूल्हे पर, कढ़ाई यानी कि जो कढ़ाइयाँ होती है जो बड़ी बड़ी होती है ना कढ़ाइयाँ वे, तो वह चूल्हे पर कढ़ा चढ़ा हुआ है। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े